आज हम वाई मोस्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस फेल इन फर्स्ट 2 years एंड हाउ यू कैन सक्सीड। ज़्यादातर एक्सपोर्ट बिजनेसेस 2 साल के शुरुआत में ही शुरू के 2 साल में ही फेल क्यों हो जाते हैं और आप कैसे सक्सेस कर सकते हैं। क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं और आप किस तरह से आप सक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। अभी क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे परखर, हम लोग होम टेक्सटाइल करते हैं, मैं भी आपका जवाब दे देता हूँ, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर होने वाले हैं कि क्यों ज़्यादातर एक्सपोर्ट बिजनेस फेल हो जाते हैं और कैसे आप उसमें सक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है करने की। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसमें आज कवर करूँगा मैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ऐसा समझिए कि आपको थ्योरी अगर आपने पढ़ ली तो एक पार्ट तो कंप्लीट हुआ ना। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जब तक आपको थ्योरी की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, जब तक आपको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकल तो तभी कर सकते हैं ना जब आपको पहले थियोरिटिकल नॉलेज हो। तो पहले वो नॉलेज लीजिए, नॉलेज हो जाएगी तो फिर हम ये भी बताएंगे कैसे करना है स्टार्ट। वाई मोस्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस फेल इन फर्स्ट 2 years एंड हाउ यू कैन सक्सीड। ओके, क्यों ज़्यादातर एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू के 2 साल में फेल हो जाते हैं और आप कैसे सक्सेस कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड प्लानिंग। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो है प्रॉपर नॉलेज ना होना और प्लानिंग ना होना। जैसे मैक्सिमम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवाते ही एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ आईसी होने से आप एक्सपोर्टर नहीं बन जाएंगे। सिर्फ आईसी एक ऐसी चीज़ नहीं है या जीएसटी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उन्हें क्या क्या चीज़ें नहीं पता होती हैं वो आप आराम से सुन लीजिए। कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, जिस पर मैं बार बार बात करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए सक्सेस करने के लिए कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। दूसरी बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा मार्केट टारगेट करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल को ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं और वो लोग क्या है, जीएसटी ले लिया, आईसी ले लिया और वो सोचते हैं कि एक्सपोर्ट हो जाएगा। उससे नहीं होगा। आपको जब तक ये पता नहीं होगा क्या प्रोडक्ट बेचना है ना, किस मार्केट को टारगेट करना है। तीसरा पॉइंट है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस का पता होना, जिसके लिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ भाई यूट्यूब पे हमारे जाओ, चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो। वीडियोस देखोगे तो प्रोसेस का पता चलेगा। तो तीसरा फैक्टर है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस का और एक्सपोर्ट के प्रोसेस का ना पता होना। डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस हैं, शिपमेंट के प्रोसेस हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस हैं, सैम्पलिंग के प्रोसेस हैं, पेमेंट के प्रोसेस हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस का लोगों को पता नहीं होता। उसकी वजह से भी कितने लोग फेल होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है फ्रेट, इनकोटम, पेमेंट मेथड कैसे काम करते हैं, इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती लोगों को, ठीक है। फिर से सुन लो, फ्रेट, इनकोटर्म्स, पेमेंट, ये जो चीज़ें हैं इनके क्या मेथड्स हैं इन बारे में नॉलेज नहीं होती है लोगों को। उसकी वजह से लोग शुरू के 2 साल में फेल कर जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड प्लानिंग, यानी प्रॉपर नॉलेज और प्लानिंग की जानकारी ना होने की वजह से। और वो क्या चीज़ें हैं उसमें मैंने आपको बताया डिटेल में, कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए ये नहीं पता होता, किस मार्केट को टारगेट करना चाहिए ये पता नहीं होता, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस का पता नहीं होता, फ्रेट, इनकोटर्म, पेमेंट के मेथड का पता नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैं वो भी हाथ के हाथ आपको बताता चलूँगा। बेसिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए आपको, जो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। वो फ्री में हो या पेड हो, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत होती है कि बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से लास्ट तक। ये नहीं है कि मैंने आपको हवा में बातें बता रहा है कि वहाँ पे कंटेनर बिक जाएगा, वहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन चीज़ों से एक्सपोर्ट नहीं होने वाला है। सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत है और वो सिस्टमेटिक नॉलेज जब तक नहीं होगी तो आपकी नॉलेज आपके कोई काम नहीं आने वाली है। समझ आ रही है? तो पहली बात मैंने आपको बताई, लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड प्लानिंग। इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो उसको नोट कर लो, मुझसे लास्ट में पूछ लेना कि सर आपने ये क्या बात बोली थी, ठीक है सब। हम दूसरे नंबर पर आते हैं, जो मेरी नज़र में जो मुझे लगा है, मैंने वो नोट किया है आप लोगों के लिए, गलत प्रोडक्ट या मार्केट चूज करना,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा नंबर की जो गलती है लोग करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है एक्सपोर्ट बिजनेस फेल हो जाते हैं, वो है गलत प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं लोग। गलत प्रोडक्ट कैसे चूज कर लेते हैं वो मैं आपको अभी डिटेल में बता देता हूँ। हर प्रोडक्ट हर मार्केट में सेल नहीं होता है, ये बात आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता, लोग या तो लोकल सप्लायर का प्रोडक्ट उठा के बेचने लगते हैं, ठीक है, बिना रिसर्च किए कि ये वहाँ पर बिकेगा भी या नहीं बिकेगा, या किसी यूट्यूबर ने जो बोला वही फॉलो करने लगते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। यानी मान लीजिए कोई, जैसे मैंने अभी पिछले लाइव में भी आपको बताया था कि कोई आपके जो है पर्सन है, वो कोई डोमेस्टिक चीज़ बना रहा है, कुर्ते पजामे बना रहा है मान लीजिए, या साड़ी बना रहा है, ठीक है, या कोई लेडीज़ कुर्ती बना रहा है, और हम चाहेंगे कि उसको ऐसे के उठा के और इंग्लैंड में बेच दें या यूएस में बेच दें, तो कौन खरीदेगा? इंडियन कोई खरीद ले तो खरीद ले थोड़ा बहुत, 2 4 5 पीस, वो भी वो साइज चलेगा नहीं चलेगा, वो टेस्ट चलेगा नहीं चलेगा। जिस तरह के तड़कते भड़कते कलर वगैरह यहाँ पर जो है वो चलते हैं, वो वहाँ नहीं चलते। तो एक मेन मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, गलत प्रोडक्ट को गलत मार्केट में वो पिच करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट में बिकेगा। आपको क्लियर है ये बात? और हर प्रोडक्ट हर मार्केट के लिए नहीं होता, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, इस बात को समझ लीजिए। यूट्यूबर जो बता रहे हैं या कोई ये जो कहानियाँ बता रहे हैं, इनसे बिजनेस नहीं होने वाला है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। कॉमन मिस्टेक क्या होती हैं वो आप समझ लीजिए। हैवी प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी शिपिंग बहुत ज़्यादा है ना, जिसकी फ्रेट ही बहुत ज़्यादा है, तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। एक एग्जांपल मैंने ये दिया कि भाई कलर, प्रिंट, साइज़ जो है, गारमेंट है कोई, उसका जो टेस्ट है वो मान लीजिए इंडियन है, और वो चीज़ें हम बेचने लगे हैं। इतना भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ें आसाम में अगर बिकती हैं ना, बिहार में बिकती हैं, यूपी में बिकती हैं, वो पंजाब में नहीं बिकती। इतना भी डिफरेंस आता है, तो एक्सपोर्ट में तो कैसे बिकेंगी? क्यों नहीं बिकती हैं पंजाब में? क्योंकि पंजाबी लोगों का जो है अपना कलर, अपने हिसाब से, उनके जो कद हैं, वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनके जो साइज़ होते हैं वो बड़े होते हैं, कद उनका अच्छा होता है। तो जो छोटी छोटी कुर्तियाँ जो बनी हैं मान लीजिए 30 साइज़, 28 साइज़ की, 30 साइज़ की, 32, वो कैसे बिकेंगी पंजाब में? तो जब यहीं पे इतना डिफरेंस आ जाता है, फिर अपना अपना चलन है। बिहार में जैसे साड़ी पहनते हैं ज़्यादा, बंगाली ज़्यादा लेडी जो है बहुत साड़ी पहनती हैं, और पंजाबी कुर्ता पहनते हैं। तो अगर हम आप समझिए कि पंजाब में तो ज़्यादातर साड़ी बेचने की कोशिश करें और बंगाल में कुर्ता बेचने की कोशिश करें, तो थोड़ा बहुत बिकेगा, ये अलग बात है, लेकिन जो हम चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिले तो सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि हैवी प्रोडक्ट हम चूज़ कर लेते हैं, और हैवी प्रोडक्ट हमने ले लिया और फ्रेट उसका इतना ज़्यादा, उसकी कैलकुलेशन लगाई नहीं, तो उसकी वजह से भी फेल होते हैं। तीसरा बात है, सीजनल या लो डिमांड प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए आम अभी आया है, 2 महीने चलेगा, अब हम उस पर पूरी मेहनत करने में लगे हुए हैं, भाई हम एक्सपोर्ट करेंगे आम का, ठीक है साहब करेंगे, लेकिन आप एक बात बताइए, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? तो सीजनल प्रोडक्ट की वजह से भी शुरुआत में जो है, जो नए एक्सपोर्टर होते हैं वो फेल हो जाते हैं। उनकी भी प्रॉब्लम ये होती है, सीजनल प्रोडक्ट होते हैं या उनकी डिमांड ही कम है, तो वो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनकी वजह से भी शुरुआत में 2 साल में ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स फेल हो जाते हैं, मोस्टली एक्सपोर्टर फेल हो जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, ओवर सेचुरेटेड मार्केट में, ओवर कम्पिटिटिव मार्केट में हम एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। जैसे राइस है, कोई भी सेल कर सकता है, आप समझ रहे हैं, और इंडिया से कोई ऐसी चीज़ है जो भाई बहुत ज़्यादा बिक रही है, कोई भी बेच रहा है, तो उसमें उस तरह की मार्केट में अगर हम स्टार्टिंग में ही लग जाते हैं तो कंपटीशन कैसे करेंगे? जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा बड़े लोग बैठे हुए हैं उसमें, जो 10 साल से, 15 साल, 20 साल, 50 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले पर हम लोग सेल कैसे करेंगे? तो ओवर कम्पिटिटिव या सैचुरेटेड मार्केट में जब आप एंट्री करते हैं तो उसकी वजह से भी ज़्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, कि तीसरा जो मेरी नज़र में उससे गुजरता है, जो मेरी समझ में आता है, तो वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। एक ये भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एक्सपोर्ट में शुरू के 2 साल में ही फेल हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट में 1-2 शिपमेंट के बाद ही पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, लेकिन बायर बनाने में, ट्रस्ट जीतने में किसी का, रिपीट ऑर्डर लेने में भाई टाइम लगता है, और पैसा तो प्रॉफिट से बनेगा नहीं। पैसा तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई ऐसा है कि भाई आपने कोई बायर मिल गया और आपने उसके साथ जो है डील करी और उसने आपको उठा करके जो है 1 करोड़ जो डॉलर दे दिए, वो तो होने वाला नहीं है।
पैसा तो कांस्टेंट बिजनेस से बनेगा ना। तो ज़्यादातर लोगों की जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं उनकी वजह से भी लोगों को ये लगता है कि नहीं यार बहुत बेहिसाब पैसा बन जाएगा और ये सब, और उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो 6-8 महीने में, 5-7 महीने, 6-8 महीने में छोड़ के भाग जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक राय ये देता हूँ कि जो मैंने ऊपर के पॉइंट बताए या मैं और पॉइंट बताने वाला हूँ उनसे बचने की कोशिश करनी है। ठीक है, अनरियलिस्टिक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाना है। ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, कम्पिटिटिव मार्केट में नहीं जाना है, प्रोडक्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी है। जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, ठीक है, वो मैंने आपको उसके आपने नोट बना लिए होंगे आई होप। तो वो चीज़ों से बचना है और कम से कम 12 से 18 महीने का यानी 1 साल से 1.5 साल का आपको पेशेंस या कैपिटल जो है वो रख कर के हाथ में एक्सपोर्ट को शुरुआत करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है 2 महीने के बाद जो है कुछ होने वाला है या बहुत ज़्यादा, इसीलिए जल्दी का काम नहीं है। अगर आपने लर्निंग में पेशेंस रखा है ना, लर्निंग करने में आपने पेशेंस रखा, तो आपका ये जो पेशेंस का जो टैलेंट है ना, ये आपको बिजनेस करने में काम आएगा। जो लोग जल्दी में हैं उनको लर्निंग भी नहीं करनी चाहिए, उनको किसी और काम में लगना चाहिए। मैं तो ये प्रीफर करता हूँ कि जिन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है तो उन लोगों को वही करते रहना चाहिए जो वो कर रहे हैं, उसी में और मेहनत करो, उसमें थोड़े बहुत पैसे बनाओ। लेकिन अगर एक्सपोर्ट में जाना चाहते हो तो आपको ये जो है सीखना पड़ेगा कि पेशेंस में कैसे रहना है। अगर आप ये नहीं सीख सकते तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, ये भी एक रीज़न बनता है ज़्यादातर एक्सपोर्ट बिजनेसेस का अर्ली 2 इयर्स में फेल होने का। ठीक है साहब, अब हम आगे बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा रीज़न जो एक्सपोर्टर्स के फेल होने का बनता है शुरुआत में, वो है रॉन्ग गाइडेंस या फेक ट्रेनर से सीखना। ये आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसी गैप की वजह से यहाँ पर हूँ। अदरवाइज मेरा आपके साथ लाइव करने का या इन चीज़ों पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि देखिए आप देख पा रहे हैं कि मैं कांस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। यूट्यूब चैनल मुझे चलाना नहीं है, मैं अपना काम छोड़ के आपके साथ यहाँ पर इसीलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है कि रॉन्ग गाइडेंस और फेक ट्रेनर की भरमार है यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। वो लाखों रुपए दे करके जो है लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो लाखों रुपए के ऐड चला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको जो है, जो लोग हैं बेचारे जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों से वो पैसा बना सके। और ऑब्वियस है कि उन्हें आता नहीं है कुछ, तो उनका पैसा जो है, जो लोग सीखते हैं, शुरुआत करते हैं इस चीज़ की, उनका पैसा चला जाता है और वो उसकी वजह से आगे नहीं कर पाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो है, जो मैं समझता हूँ आज की तारीख में फेल होने का, वो है रॉन्ग गाइडेंस या फेक ट्रेनर से सीखना। तो यूट्यूब पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जिन्हें सो कॉल्ड एक्सपर्ट हम कहेंगे, मिलेंगे जो ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ आपको एडवाइस देते हैं और कहते हैं अरे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप ऐसे कंटेनर बेच सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और आप खूब ये बातें देख रहे हैं चारों तरफ। आप जब आप हमारा ये देखते हैं तो आपको ये खूब पता चलता होगा कि भाई जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस जिस बिजनेस की आप ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं उस बिजनेस के रिलेटेड आपको ऐड खूब दिखाई देते होंगे इंस्टाग्राम पर भी और वैसे भी, क्योंकि आप सर्च करते हैं तो आपको दिखाई देते हैं। तो मैं उसके लिए भाई देखो आपको ये एडवाइस करता हूँ कि बिना वेरिफिकेशन के कोई कोर्स ज्वाइन ना करें, है ना। जिसको रियल एक्सपीरियंस या बायर जो है उसका कनेक्शन नहीं है, उसके साथ कोई भी कोर्स ज्वाइन ना करें। जो ट्रेनर आपको रियल बायर के साथ काम कर चुका हो, वो रियल बायर के साथ काम कर चुका हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा सकता हो, स्टडी शेयर कर सकता हो, उसी को ही आप पैसा दें। ठीक है, पैसा मैं समझता हूँ कि अगर आपको सामने वाले के पास कैसी स्टडीज़ नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है दिखाने के लिए, उसके पास प्रोसेस नहीं है, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, बगैर बिल्कुल पैसा ना दें। जहाँ तक फ्री का मामला है, फ्री में अगर कुछ है तो ठीक है वहाँ तक, लेकिन सामने वाले से सवाल करो, भाई अगर मैं आपको पे कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम मेरी तसल्ली चाहिए। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मुझे कॉल आ रहा है ना। हेलो सर, शिवाना एक्सपोर्ट से बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर मैं नमन बात कर रहा हूँ कि मैं जॉब सर्च कर रहा था एक्सपोर्ट में, तो भाई आपके कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और अभी मैं फ़ोन काट रहा हूँ, बिजी हूँ, तो आपको समझना नहीं चाहिए। अच्छा ओके। ठीक है,
तो ये बात को आप समझ लीजिए कि जो भी ट्रेनर है, अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो उसके कम से कम आपका इतना हक बनता है कि आप जो है उससे ये बात समझें, अपनी तसल्ली करें कि भाई जो डॉक्यूमेंटेशन कर, ये पर्सन को डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज है या नहीं है, करता है नहीं करता, दिखा सकता है नहीं दिखा सकता, कुछ केस स्टडीज है या नहीं है इसके पास, किस बारे में ये बात कर रहा है, जिस बारे में बात कर रहा है उस बारे में ये सिखा सकता है नहीं सिखा सकता। तो इस बारे में ध्यान रखना है, नहीं तो ज़्यादातर फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम 5वें नंबर पर आते हैं और 5वें नंबर पर हम बात करते हैं वीक डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल कंप्लाइंस। एक्सपोर्ट के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंप्लाइंस की ज़रूरत होती है। एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस वाला बिजनेस है, ये कोई हंसी मजाक नहीं है कि भाई ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में एक गलत इनवॉइस या पैकिंग लिस्ट पूरे शिपमेंट को होल्ड कर देती है। छोटा सा एक पॉइंट में कहीं गलती हुई, ठीक है, तो उससे जो है पूरा शिपमेंट आपका स्टक हो जाएगा, वो आपका जा करके वहाँ शिपमेंट जो है आपका अटक जाएगा कस्टम में। एक छोटी सी गलती पूरे शिपमेंट में, सारी मेहनत आपकी, आपने ऑर्डर लेने में, सैम्पलिंग में, जितनी चीज़ों में मेहनत करी, अगर डॉक्यूमेंटेशन की और लीगल कंप्लाइंस की आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपके साथ ये होने वाला है। तो इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बगैर एक्सपर्ट नॉलेज के, बगैर एक्सपर्ट ट्रेनिंग के आपको नहीं होने वाला है, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बीएल में, सीओ में, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में, जीएसपी में अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बायर पेमेंट होल्ड कर देता है, बायर आपकी पेमेंट रोक के बैठ जाएगा। जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हुई, बीएल के अंदर कोई प्रॉब्लम, अच्छा फिर वो करेक्शन इतना मुश्किल है किसी भी चीज़ में, शिपिंग बिल में करेक्शन इम्पॉसिबल है एक तरीके से, ऐसे समझिए आप। अगर आप कंप्लाइंस के बारे में नहीं जानते और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम्स को ठीक करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो भाई डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट और कंप्लाइंस जैसे एसएस कोड हो गया, इनको टर्म्स वगैरह हो गया, प्रॉपरली सीखो। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि यूट्यूब पर हमारे जो यूट्यूब है उस पर भाई जाकर के देखो आप वीडियोस, आप लोग देखते ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ इतने सारे लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन किसी के भी कमेंट मैंने ऐसा नहीं देखा है कि अभी तक भी किसी ने प्रॉपर क्वेश्चन आंसर किया हो। क्यों? उसी से पता चलता है कि लोग सीख नहीं रहे हैं। तो अगर नहीं सीखेंगे तो नहीं होगा, ये क्लियर है बिल्कुल। आप कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप बगैर सीखे कर सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस। प्रॉपरली सीखोगे नहीं तो कहीं ना कहीं मार खा जाओगे, मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा सारी मेहनत करने का। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि वीक डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कंप्लाइंस की अगर जानकारी नहीं है तो ये प्रॉब्लम होने वाली है। आगे हम बात करते हैं कि और क्या रीज़न बनते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस के फेल होने में। तो एक रीज़न ये भी बनता है कि लेक ऑफ मार्केटिंग लीगल लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी जो है मार्केट के, हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। समझ रहे मेरी बात? कोई है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंडिया मार्ट की मेंबरशिप ले लेंगे, इसका कर लेंगे, उसका कर लेंगे, इन चीज़ों से एक्सपोर्ट नहीं होने वाला है। जो मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन पर हम फोकस नहीं करते। आज डिजिटल का ज़माना है, बट डिजिटल में हमें हमारा प्रेजेंस पहले, मान लो वेबसाइट आप ऐसा समझ लीजिए जैसा आपका दूसरा ऑफिस है। तो हमें जो है ना वेबसाइट, अपना जो चीज़ें फ्री की हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल और आपका B2B ईमेल, ठीक है, ईमेल जो है ना वो प्रोफेशनल होना चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी का नाम है दीपांशु एक्सपोर्ट जो है, तो वो होना चाहिए info@dipanshuexports.com या .in। मतलब ऐसा नहीं कि जीमेल वगैरह के ईमेल को हम यूज़ कर रहे हैं, उससे ट्रस्ट लूज होता है क्योंकि स्कैमर ज़्यादातर उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा वेबसाइट, हमारा ईमेल, हमारी प्रोफाइल लिंक्डइन, जिससे कि कस्टमर हम तक आने से पहले कुछ तो लीगल, कुछ तो हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है, उसको कुछ जानकारी मिल सके, जहाँ पे हमारे, हाँ भाई हमारे पास IC है, हम लोग जो है RCMC के मेंबर हैं, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं हमारे वो कम से कम किसी वेबसाइट पे पढ़े हो, हमारे बारे में कुछ लिखा हो। ब्लाइंडली कौन आपके साथ बिजनेस करेगा? तो वहाँ पर कम से कम ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि हाँ भाई हम कौन हैं, क्या करते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जिससे कि ट्रस्ट बने बाहर। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जब हमारी जानकारी हो जाए, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं वो सारी जानकारी होने के बाद आपकी वेबसाइट वगैरह और लिंक्डइन वगैरह की प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बनी होनी चाहिए प्रोफेशनल वे में। और ये फ्री की चीज़ें हैं, इनमें वेबसाइट बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, और वो सारी चीज़ें हम सिखा देंगे आपको।
लेकिन जब आप काम करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो लेक ऑफ मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी ज़्यादातर एक्सपोर्ट बिजनेस फेल हो जाते हैं, क्योंकि पता चला कि एक दो ऑर्डर आ गया, उसके बाद बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के, कोई सिस्टम तो बनाया नहीं था, और सिस्टम नहीं बनाया है तो आगे जैसे कंटिन्यू काम कैसे होगा। ठीक है, फिर वो एक और रीज़न बनता है ज़्यादातर लोगों का कि फॉलो अप ना करने की वजह से, नो फॉलो अप सिस्टम जो है ना, 7 नंबर पे मैंने ये नोट किया है आपके लिए, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। सो 7th पॉइंट है नो फॉलो अप सिस्टम। कई बार बायर इंटरेस्ट दिखाता है ना, लेकिन एक्सपोर्टर बिजी है या अपने किसी काम में हम लोग बिजी हैं और हम उसको टाइमली फॉलो करना भूल जाते हैं, या हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होता है कि हमें उसे कब फॉलो अप करना है, कोई नोट करके हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हर कम्युनिकेशन का जब भी हम किसी से बात करेंगे तो उसको मैं बार बार जो बोलता हूँ अपने लाइफ में कि भाई लिखना है, उसको कोई एक्सेल शीट बनानी है, कोई सिस्टम बनाना है कि हाँ हमने इसको आज मैसेज किया इतने बजे, बायर का रिप्लाई नहीं आया तो अब हमें 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद इसे फिर से वो करना है। या बायर ने कहा है कि हाँ ठीक है भाई, ठीक है मैं अभी बिजी हूँ, वापस जाऊँगा ऑफिस 1 हफ्ते के बाद, तो मैं आपसे बात करूँगा, और हम भूल के बैठे हुए हैं। भूल ही जाएंगे ना अगर नोट नहीं करेंगे तो जब तक कोई फॉलोअप का सिस्टम नहीं बनेगा तब तक ये इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप सोल्यूशन इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे तो इसकी वजह से भी आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप अगर एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करेंगे तो लाइन लगा के बायर खड़े होंगे और आपको फुर्सत ही नहीं होगी। एवरी बायर विल बी द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। तो ये बात आपको क्लियर रखना है कि अगर आप कोई भी फॉलो अप सिस्टम नहीं बनाते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आने वाली है। एक मेजर प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट या अंडर प्राइसिंग की। ठीक है, अब अंडर प्राइसिंग क्या होती है या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट क्या होता है इसको समझ लीजिए। मैनी एक्सपोर्टर्स प्रोडक्ट का प्राइस जो फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है 100 रुपये में ये प्रोडक्ट बेचेंगे हम, लेकिन उनको फ्रेट की, ड्यूटीज़ की, चार्जेस की, बैंक कमीशन की और इनको टर्म्स की नॉलेज नहीं होती। जब इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है तो उस टाइम क्या होता है कि जब वो ऑर्डर तो ले लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट आती है ना ओवरऑल में खर्चे निकाल के उनको लॉस हो जाता है। तो इसकी वजह से भी, इसको हम अंडर प्राइसिंग बोलते हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बोलते हैं, इसकी वजह से भी मैक्सिमम लोग एक्सपोर्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि क्या क्या जानकारी नहीं होती उनको, फ्रेट कितने तरह के होते हैं ये जानकारी नहीं होती। ठीक है, एफओबी क्या होता है, इनको टर्म्स की जानकारी नहीं होती, CIF क्या है, एक्स वर्क क्या है, FOB क्या है, CIF क्या है ना, इस तरह की चीज़ें लोगों को जानकारी नहीं होती है। पेमेंट टर्म की जानकारी नहीं होती, DP क्या है, BA अगेंस्ट BL क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती। तो जब ये जानकारी नहीं होती तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रेट की, ड्यूटीज़ की, चार्जेस की, बैंक कमीशन वगैरह जो लगते हैं, इनकी जानकारी, लेक ऑफ नॉलेज होने की वजह से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है। ठीक है, अंडर प्राइसिंग हो जाती है, और जब पेमेंट आती है ना आपकी, जब कस्टमर ने पेमेंट भेजी तो पेमेंट तो वो भेजेगा जो आपका तय हुआ है, और आप देखते हो यार ये तो जितने इतने का प्रोडक्ट था, इतना ये मेरा खर्चा आ गया, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए एक प्रोफेशनल कॉस्टिंग शीट बनाई जाएगी, वो हम आपको ट्रेन करेंगे जब आप लोग एडवांस लेवल पे हमें लगेगा कि आप लोग काम कर रहे हैं और आगे वहाँ तक जाएंगे, तो उसके लिए प्रोफेशनल एक कॉस्टिंग शीट होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, FOB, CIF, बैंक चार्जेस, कमीशन, GST रिटर्न वगैरह जो हमें मिलता है, ये सारी चीज़ों की वो जानकारी आपको चाहिए होती है, और उसके लिए एक शीट बनाना पड़ता है जिससे कि आपकी कॉस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रैक्टिकल टिप मैं आपको देता हूँ कि आप हाउ यू कैन सक्सीड। भाई ये तो मैंने चीज़ें आपको बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड प्लानिंग, गलत प्रोडक्ट या मार्केट चूज करना। तीसरे नंबर पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, जल्दी पैसा कमाने की सोचना। नंबर 4 है रॉन्ग गाइडेंस या फेक ट्रेनर से सीखना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 5 पे वीक डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल जो है कंप्लाइंस की जानकारी ना होना। नंबर 6 पे लेक ऑफ मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी की जो है प्रॉब्लम होना, अपना प्रेजेंस ना होना। ठीक है, कोई फॉलोअप का सिस्टम ना होना। नंबर 7 पर नो फॉलोअप सिस्टम, और नंबर 8 पर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अंडर प्राइसिंग की प्रॉब्लम होना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि
ठीक है दीपांशु, अच्छी बात है। और भी चीज़ों की नॉलेज लेना है तो उनको नोट बनाइए, जानकारी लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हाउ यू कैन सक्सीड। तो नंबर 1 पर आप ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखिए। थियोरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को केस स्टडीज और रियल एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, वो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोर्टर ही समझा सकता है, ये बात समझ लीजिए। सो नंबर 1 क्या है? लर्न एक्सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप। थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लो, केस स्टडीज और रियल एग्जाम्पल से एक्सपोर्ट को समझने की कोशिश करो। नंबर 2 पर है चूज योर नीश। ठीक है, नीश किसको कहते हैं? एक कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड मार्केट। प्रोडक्ट का चूज करना और सही मार्केट का चूज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंपटीशन कम हो और वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, जिसमें फ्रेट कम लगता हो, हाई प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट को चूज करना ज़रूरी है। सेकंड नंबर, वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते जाएंगे टाइम टू टाइम। नंबर 3 पर सेटअप ए डिजिटल प्रेजेंस, जो मैंने प्रॉब्लम बताई आपको ऊपर। तो सेटअप ए डिजिटल प्रेजेंस, अपनी वेबसाइट, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह एक्टिव होनी चाहिए हमेशा। कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह उसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बायर आजकल डिजिटल वर्ल्ड में है, तो वो आने आपसे कॉन्टेक्ट करने से पहले वो ज़रूर चेक करेगा कि भाई आपका डिजिटल प्रेजेंस क्या है, आपकी कंपनी के बारे में ओवरऑल माइंड मेकअप तो वो तभी करेगा ना जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और वो कहाँ से मिलेगी? आप सबसे पहले आपकी वेबसाइट। ठीक है, अगर आपका या कोई इंस्टाग्राम पेज है या लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वहीं से वो जानकारी इकट्ठी करेगा। नंबर 4 पर है यूज टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी एक्सेल वगैरह को, ईमेल वगैरह को जो है वो प्रॉपर B2B के हिसाब से हमें यूज़ करना है। ठीक है, फॉलो अप सिस्टम बनाना है तो एक्सेल में बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं जिससे कि हमें पता चलता रहे ना। लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए। शिपिंग कैलकुलेटर हमारा एक्सेल में बना होना चाहिए कि भाई अगर हम लोग ये प्रोडक्ट डालेंगे तो पता चल, कॉस्टिंग शीट वगैरह जो हमारी एक्सेल में बनी होनी चाहिए कि हमने उसके अंदर डाला तो कुछ जो हमारी कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाए। ठीक है, फिर 5th नंबर पर है बिल्ड लॉन्ग टर्म बायर रिलेशनशिप। सिर्फ एक बार ऑर्डर करने से बिजनेस नहीं हो जाएगा, और एक बायर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छी सर्विस दो, ट्रस्ट बिल्ड करो और रिपीट ऑर्डर लो, तभी आप एक एक्सपोर्ट बिजनेस को सक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। पता चलेगा कि भाई बस हम लोग नए बायर्स के चक्कर में लग रहे हैं और जो पुराने बायर हैं हमारे वो हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, या हम काम नहीं कर पा रहे तो वो लोग चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप रोज़ नए बायर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि ये कोई परचून की दुकान है कि चलो जी चलता फिरता कोई भी आ जाएगा। सो इसमें हर बायर इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए 5वें नंबर पर मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्ड लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 नंबर पर है ट्रैक एवरीथिंग। 6 नंबर पर ट्रैक एवरीथिंग, हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए। सैंपल, डॉक्यूमेंटेशन, शिपमेंट, फॉलो अप, पेमेंट, कस्टमर से कोई बात हुई तो उसको फिर से कब बात करनी है, सैंपल का स्टेटस क्या है, कोरियर बुक हुआ या नहीं हुआ, हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए, एक चेक लिस्ट होनी चाहिए, है ना। कोरियर पहुंचा है नहीं पहुंचा, कस्टमर को मिला, उसकी फीडबैक लेनी है, कस्टमर ने क्या बोला। ठीक है, पेपर, मान लीजिए कोई शिपमेंट हुई है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, उसकी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। कोरियर भेजा है तो उसका जो है शिपिंग बिल कहाँ है, जो आपने जो कोरियर स्लिप है वो कहाँ है, ट्रैकिंग नंबर कहाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं है किसी चीज़ का और पड़ी है इधर के उधर और हम लोग ढूंढते फिरें। नहीं, हर चीज़ प्रॉपर फाइलिंग में, एवरीथिंग ट्रैक होने की पोजीशन में होना चाहिए कि जब चाहे हम लोग उसको उठा सकते, देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 7वें नंबर पर जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप पेशेंस, स्टे कंसिस्टेंट। के रिजल्ट आएंगे लेकिन मेहनत और डायरेक्शन दोनों ज़रूरी है। डायरेक्शन हम बताएंगे आपको, ठीक है, या आपके गुरु लोग बताएंगे जिनसे आपको सीखना है। ठीक है, गुरु कैसे चूज करना है कि वो खुद एक्सपोर्टर होना चाहिए, दैट्स इट। उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, केस स्टडीज होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, किसी को अगर पैसा देना है तो उससे पहले आपको पैसा नहीं देना है जब तक कि आप उसके बारे में तसल्ली नहीं कर लेते कि ये पर्सन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, एक जेन्युइन मेंटोर के लिए आपको उससे पता चल जाएगा वो क्वेश्चन आंसर फेस करता है, आपके क्वेश्चंस के जवाब देता है। ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप स्टार्टअप वालों के जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके भी अगर क्वेश्चंस के जवाब देता है तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सन है। और जब आप उससे आगे ट्रेनिंग लेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट करता है नहीं करता, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, उसके पास केस स्टडीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद दिखाने के लिए आपको जो चीज़ें हैं या नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कीप पेशेंस एंड स्टे कंसिस्टेंट, के लगे रहो, जैसे हम कहते हैं ना,
अगर आपने एक दफ़ा नॉलेज इकट्ठी कर ली है तो फिर लगे रहो, फेलियर का कोई चांस नहीं है। ये पॉइंट्स हैं, आई थिंक मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है कवर करने की, कि जितनी चीज़ें भी मैं आपको मैक्सिमम बता सकूं जो मेरी समझ में आई, प्रैक्टिकल समझ करके कि हाँ भाई कितने लोगों को किस किस वजह से फेलियर होता है। दैट्स इट। तो मैं अब कंक्लूड करता हूँ। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं वाइंड अप करूँगा। हाँ जी इश्ताक मियाँ, सारा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल में होगा। बायर को इंस्टेंट कम्युनिकेशन करने के लिए, चूँकि ईमेल स्लो होता है, व्हाट्सएप पे बात हो सकती है, कॉल पे बात हो सकती है, बट बात होने के बाद और कॉल होने के बाद जो भी बात आपकी हुई है उसको ईमेल पर लिखकर कंफर्मेशन ले लो बायर से कि साहब हमारी आपसे ये बात हुई है, प्लीज़ कंफर्म। हाँ अमित, ये सारी चीज़ें ही ट्रेनिंग का पार्ट है ना। तो अभी आप जो लोग जो हैं वो अभी फर्स्ट स्टेप में हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप है पहले देखो समझो, ये जो है ना, ऐसा कह सकते हैं कि फंडामेंटल नॉलेज पहले इकट्ठा करो। फंडामेंटल नॉलेज अगर आपको इकट्ठा हो जाएगी तो ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना, ये कैसे होना है, क्या होना है, कैसे, ये सब हम बताएंगे आपको, ठीक है। वीजीएम नहीं होता, ईजीएम होता है, ईजीएम, ठीक है। ईजीएम होता है, जैसे मान लीजिए आपकी बायर से पेमेंट आई और आपने शिपमेंट की, तो दोनों चीज़ों को मैच करने के लिए ईजीएम, गवर्नमेंट का ईजीएम सिस्टम चलता है। पेमेंट आएगी तो आपके ईजीएम में चढ़ेगी, वहाँ पे शो करेगा। जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं दोगे बैंक को, तो वो डॉक्यूमेंटेशन से वो मैच करके, शिपिंग बिल वगैरह से मैच करके वो वहाँ पे नोक ऑफ करेंगे कि हाँ ये पेमेंट इस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आई है और इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया है। ऐसा नहीं कर सकता आप कि आपने पेमेंट मंगा ली और आप एक्सपोर्ट ना करो, तो भी आपको आरबीआई पकड़ लेगा, ये भी इलीगल है। और आपने एक्सपोर्ट कर दिया और पेमेंट नहीं आई तो भी इलीगल है ना। एडी कोड आपको चाहिए शिपमेंट करने के लिए, ठीक है। एडी कोड चाहिए आपको शिपमेंट करने के लिए, आपका जो ड्रॉबैक है या और चीज़ें वो आने के लिए। और स्विफ्ट कोड आपको चाहिए पेमेंट आने के लिए। इज दिस व्हाट यू सेड? बीआरसी, हाँ बीआरसी क्लियरेंस, राइट, वही है बीआरसी क्लियरेंस। बीआरसी अब आप खुद डीजीएफटी से करेंगे, लेकिन बैंक डॉक्यूमेंट बैंक ही प्रोसेस करेगा। पहले बीआरसी पहले बैंक ही करता था, ठीक है अमित, लेकिन अभी क्या हुआ है, डीजीएफटी ने खुद से करने का दे दिया, क्योंकि बीआरसी का चार्ज लगता था, अब वो मेरे ख्याल से फ्री हो गया है डीजीएफटी से। लेकिन डॉक्यूमेंट बैंक ही प्रोसेस करेगा, डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक को ही सबमिट करने पड़ेंगे हमें, है ना। स्विफ्ट कोड जो है ना रायता, वो है ऐसा मान के चलिए जैसे आईएफएससी कोड होता है ना लोकल में, ऐसे इंटरनेशनल में बैंक का स्विफ्ट कोड होता है। तो स्विफ्ट कोड में जो है वो एक तरीके से आईएफएससी कोड है इंटरनेशनल के लिए, और एडी कोड जो है ना वो ब्रांच ऑथोराइज्ड कोड है। तो जिससे कि जब आप एडी कोड देते हैं तो वो एडी कोड जो है आपका शिपिंग बिल में डलता है ना, तो वो कनेक्ट करता है आपके बैंक और शिपिंग बिल को, शिपमेंट को। तो उसी बैंक में आप पैसा मंगाते हैं और वही बैंक आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस करता है, समझ रहे। तो ये ईजीएम और ये सारा जो सिस्टम है ना, ये ऐसे करके सिंक होता है आपस में।